नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। इस वक्त हमारे साथ हैं सचिन पायलट और हम बातचीत करेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर। सचिन, क्योंकि 26/11 के बाद सरकार ने इतने बड़े बड़े वायदे किए कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद में इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोगों की जान गई। लाजमी तौर पर आपकी सरकार आतंकवाद पर अंकुश पाने में नाकामयाब रही। आपने 26/11 का जिक्र किया और आप जानते हैं कि जब उस हादसे में जो आतंकवादी बचे थे, कसब जैसे व्यक्ति को देर से सही लेकिन उसको कानून का सामना करना पड़ा, न्याय का सामना करना पड़ा और आज उसको फांसी दे दी गई है। जहां तक उसके बाद के हादसे हैं, ये बड़ा दुखदाई हादसा है हैदराबाद वाला। इससे पहले 1-2 ब्लास्ट पुणे में भी हुए थे और आतंकवाद पर हम लोगों ने हादसे के बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए हम लोगों ने करी भी है। लेकिन ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हम लोगों को मिलते हैं उसका अध्ययन कर कर कोलैबोरेशन और एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम करने की जरूरत है, उसमें और हम लोग मेहनत कर कर उसको और बेहतर नहीं कर तो सकते क्यों नहीं हैं। कर रहे? अगर आप मेहनत करने की बात करें तो कीजिए मेहनत। किसने रोका है? लोगों की जान जा रही है, आप रोक नहीं पा रहे। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के हादसे हों, लेकिन इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेकर और ऐसे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्लीपर सेल हैं, चाहे वो संगठन हैं, भारत के हैं बाहर के हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे। नहीं, कोताही तो आपने बरती है, इस वजह से ये हमले हो रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूं, इंडियन मुजाहिदीन का नाम बार बार आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन का जो करता धरता है यासीन भटकल, कोलकाता पुलिस उसको पकड़ती है। त्रिपुर जेल में वो बंद होता है दिसंबर 2009 में। लेकिन पूरे तंत्र में किसी को ये मालूम नहीं कि यासीन भटकल है। 1 महीने बाद फेक करेंसी केस में उसे बेल मिल जाती है और उसके बाद इसी संगठन ने इतने हमले कर दिए कि अब तक 400 लोगों की जान गई। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं इस बात को। अगर वो कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा है या किसी और शहर की पुलिस ने पकड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को केंद्र सरकार के साथ और बेहतर तालमेल करने की जरूरत है, निश्चित रूप से जरूरत है। इसमें कोई इसको दौरान निकाल नहीं सकता है। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब ऐसे हादसे होते हैं, इस पर बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं या इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं, हम लोगों को गंभीरता से इस बात पर अध्ययन करना पड़ेगा, सब लोगों को, पूरे राष्ट्र को, कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, जब ऐसे हादसे होते हैं वो एक राष्ट्र के ऊपर अटैक है। वो किसी सरकार की थोड़ी को देख रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लीजिए, आप गृह मंत्री को लीजिए, लड़ाई चल रही, ब्लेम गेम चल रहा है। केंद्र कहता है कि हमने राज्य सरकार को सूचना दी, राज्य सरकार कहता है कि नहीं, वो सूचना का कोई मतलब नहीं, बहुत जनरल एडवाइजरी थी, कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं। तो ये ब्लेम गेम तो चल ही रहा है और दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस और भाजपा की बात आज करना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हादसा कहीं हुआ, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, कहीं भी हादसा हो, देखिए हम लोगों को इस बात से ऊपर उठना होगा कि इसने वो कहा, मैंने ये कहा, इस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो पूरे राष्ट्र पर एक अटैक है। हम सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए और मुझे तो लगता है कि इसको हमको पॉलिटिसाइज करने की बजाय पॉलिटिसाइज तो हो रही है आतंकवाद का मुद्दा। गृह मंत्री ने क्या कहा कि 2 दिन पहले हमने राज्य सरकार को सूचना दे दी। उन्होंने कन्नी काटी कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो राज्य सरकार को दे दी। अब आंध्र प्रदेश की पुलिस समझे उसमें क्या करना है। समझता हूं कि गृह मंत्री ने अपनी कन्नी काट ली। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस हमको मिलता था हम लोगों ने पास ऑन किया। वो कितना स्पेसिफिक था या नहीं था उसका बाद में पता पड़ेगा, लेकिन नहीं, स्पेसिफिक नहीं था। मैंने वो एडवाइजरी पढ़ी, मेरे सामने भी है। कहते हैं कि नहीं, आतंकवादी हमला हो सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब इस तरह की एडवाइजरी तो मैं हर रोज सुबह निकाल के भेज सकता हूं और कहने के लिए मैंने अपना काम कर दिया। ऐसी बात नहीं। मैंने समझता हूं कि केंद्र की सरकार बैठकर सिर्फ ये 2 लाइन का एडवाइजरी है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी अपने तंत्र होते हैं, सीआईडी होती है, स्टेट पुलिस होती है। नहीं तो जनता ये जानना चाहती है जिस तंत्र की बात कर रहे हैं वो तंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? बार बार आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? सच देखिए, आप कौन चाह रहा है कि आतंकवादी हमले हों, लेकिन हमारी सरकार ने जितना हमसे हो सका, मैं नहीं कह सकता हूं कि हम 100% कामयाब रहे हैं, लेकिन अगर कहीं घटना होती है तो उस पर उसके बाद पूरी कार्रवाई करने की हमने पूरी कोशिश की है। और बहुत ही हमसे हो सका नहीं, आपने कहा सचिन कि जितना हमसे हो सका। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कुछ मुद्दों की बातचीत हुई थी 26/11 के बाद कि नेशनल काउंटर टेरर सेंटर बनेगा जो आतंकवादियों को धर दबोचेगा, पकड़ेगा जाके। नेशनल ग्रिड बनेगा जहां पर सारी सूचना को शेयर किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को बताएगी, राज्य सरकार केंद्र को बताएगी। ये सब तो आप कुछ कर नहीं पाए। बातें जितनी मर्जी करा लीजिए आपसे। कितना आसान है आपके लिए कह देना, लेकिन आप जानते हो कि भारतवर्ष के अंदर एक स्ट्रक्चरल फेडरल है। एनसीटीसी को हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं राज्य सरकारों का नाम लूं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अगर अपने कार्य क्षेत्र पर हस्तक्षेप होता दिखती हैं, उनको लगता है कि एनसीटीसी बन जाएगा, हमारी पावर कम हो जाएंगी। आज वो समय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इस प्रकार के हादसे भविष्य में ना हो, इसलिए हम लोगों को ये अपनी जो भावना है कि मैं इस पार्टी का हूं, मैं सरकार का हूं, हम लोगों को परे करना होगा। एनसीटीसी अगर बनता है, नेटवर्क अगर बनता है, तो मुझे लगता है क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मैंने आपको कहा ये समय नहीं है राहुल कि मैं यहाँ बैठकर इसको पॉलिटिसाइज करूं, किसी पार्टी का नाम नहीं, कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए सर। राज्य सरकारें अगर इसको नहीं बनने देना चाहती हैं तो उनको हमको करना होगा। ये तो क्यों कन्विंस कर पाए बताइए? अगर बार बार हमले हो रहे हैं, आप नहीं रोक पा रहे। राज्य सरकारें हमारे देश में नहीं, पर कांग्रेस की भी राज्य सरकार है, केंद्र की सरकार एक पार्टी की है,
और किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है और वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उनको हम कन्विंस करना होगा राष्ट्र। जनता को यह लग रहा है सचिन कि सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री के तौर पे अपना काम नहीं कर रहे, उन्हें घर भेजना चाहिए। वो आपका परसेप्शन हो सकता है, और मैंने कहा कि अपने काम को बेहतर करने के लिए हमेशा गुंजाइश होती है, चाहे एक मंत्री हो चाहे कोई सरकार हो, लेकिन इसका एहसास हम लोगों को है और हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से इस लक्ष्य को पाने में लगे हुए हैं कि आगे। आपके हिसाब से गृह मंत्री के तौर पे वो ठीक काम कर रहे हैं? जब उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली में इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जाके क्यों नहीं मिलते, वो कहते हैं मैं कल नक्सली प्रोटेस्ट करेंगे, मैं जाके उनसे काम मिलूंगा। पूछा जाता है कि आप हैदराबाद जाएंगे, कहते हैं कि अगर टिकट मिली विमान पे तब मैं जाऊंगा हैदराबाद। गृह मंत्री ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इस पर आज टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सरकार किसी एक मंत्री या एक व्यक्ति की नहीं, सामूहिक सरकार है, देश ने चुनी हुई सरकार है, और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसको समझकर उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना। आपके हिसाब से कर पा रहे हैं वो काम? क्योंकि फर्ज कीजिए, अरे नहीं, उन्होंने बात कही जयपुर के चिंतन शिविर में, कहा कि मेरे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो दिखाती है कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवादी शिविर लगा रहे हैं। फिर उन पे प्रेशर पड़ा तो पलट गए। अरे वो रिपोर्ट है कि नहीं है? आप गृह मंत्री हैं कि कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है? नहीं, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत है। अगर रिपोर्ट है तो पलटी कैसे खा गए फिर उससे? देखिए, ऐसा है, जो शब्दों का आपने प्रयोग किया, शायद बिल्कुल उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने कैंप्स में आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहे हैं, टेरर कैंप्स चला रहे हैं। उसके बारे में स्पष्टीकरण गृह मंत्री जी खुद दे चुके हैं, और ये नहीं, स्पष्टीकरण नहीं खत्म नहीं, आप तो चाहेंगे खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होगा। नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, क्योंकि जनता ये जानता, क्योंकि हफीज सईद लाहौर में बैठ के हंस रहा है हम पर। वो हंस रहा है क्योंकि गृह मंत्री कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलटी खाते हैं। क्या आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे कि नहीं आतंकवादी गतिविधियों में? क्या जवाब है इस वक्त? देखिए, ये जवाब मेरे को देने लायक है नहीं, क्योंकि ये जवाब गृह मंत्री जी दे सकते हैं, और गृह मंत्री जी ने अपनी बात को अच्छी तरह सबके सामने दो अलग अलग जवाब दे दिए ना। पहले उनको सोनिया गांधी पीएम को खुश करना था कांग्रेस के चिंतन शिविर में, दूसरी बात कही, प्रेशर पड़ा तो उन्होंने जवाब बदल दिया। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ कहा किसी को नाराज कुछ करने के लिए। पर फिर पलटी कैसे खाई? अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने, पलटी खाई ना, स्पष्टीकरण दिया दिखाती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस के टेरर कैंप्स चल रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां गई? राहुल जी, उनके स्टेटमेंट को जिस प्रकार पकड़ किया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से खुद जाकर उसका स्पष्टीकरण किया, उनके स्टेटमेंट और ये मामला खत्म हो गया। लेकिन अब आप इसको बार बार कुरेदना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, गृह मंत्री गृह मंत्रालय में रहने लायक है नहीं, उन्हें घर भेजना चाहिए, क्योंकि जब वो मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ उल्टी बात कर देते हैं, फिर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ जाती है उस पर। नहीं, देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को, खासकर विपक्ष को, हर नेता को यह अधिकार है कि वो किसी मंत्री से जवाब मांग सकता है, पूछ सकता है। नहीं, पर यहाँ तो हर चीज उल्टा जवाब देते हैं ना। अब सीधा है उल्टा है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो किसी आतंकवादी को सूली पे चढ़ा देते हैं। जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है उन पे, मुझे तो वाकई आश्चर्य हो रहा है कि आप हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी प्रणाली है, उसको आप इतना लाइटली ले रहे हैं। नहीं, मैं लाइटली ले रहा हूँ, लाइटली तो आपके मंत्री ले रहे हैं सचिन। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं रात भर में बहुत टेंस था, मैं टीवी चैनल देख रहा था बैठ के। अब ये लाइटली कौन ले रहा है प्रक्रिया, आप मुझे बताइए। तो टीवी चैनल देखना आपके लिए तो अच्छा, गृह मंत्री को अगर काम करना है तो वो टीवी चैनल देख कैसे उसके बाद चलेगा? कैसे जो इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंच रही है, आपके ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये आप टीवी चैनल देखें। हम तो चाहते हैं कि मंत्री टीवी चैनल देखें, लेकिन वहां से तो आपको खबर नहीं मिलेगी, कम से कम सरकार को तो नहीं मिलेगी। राहुल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उसके बाद एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है, उसमें मर्सी पिटीशन एक व्यक्ति डाल सकता है। उसके बावजूद हम लोगों ने कार्रवाई करी और रिजल्ट आपके सामने है। नहीं, रिजल्ट आपके सामने। लाजमी सवाल यह है कि वही वाली प्रक्रिया फिर वीरप्पन के सहयोगियों के केस में क्यों नहीं हुई? जिस तरीके से आपने एकदम खामोशी गुपचुप तरीके से आपने अफजल गुरु को फांसी दी, आपने अजमल कसाब को फांसी दी, वही वाली प्रक्रिया क्यों नहीं आपने यूज की वीरप्पन के सहयोगियों के केस में? क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। नहीं, उन्होंने हस्तक्षेप करने का मौका दिया क्योंकि आपने सार्वजनिक कर दी जहां पे आपको सूट किया। ये प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ तो आपकी सरकार कर रही है। कैसे अफजल गुरु के माता पिता को नहीं बताया गया, कैसे उनकी बेगम को नहीं बताया गया? आप बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो उसका बेबुनियाद आरोप नहीं। लेकिन राहुल जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एक प्रक्रिया को हम लोगों ने फॉलो किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कुछ स्टे लगाया है, वो भी आपके सामने है। इसलिए आया क्योंकि आपने जानकारी दी। नहीं, एकदम सही आरोप है, क्योंकि अफजल गुरु के केस में ना आपने उनके परिवार को सूचना दी, स्पीड पोस्ट भेज दिया, वो तो एकदम कछुए की चाल पे पहुंचा कश्मीर 3 दिन के बाद। वही वाला स्टैंडर्ड आपने वीरप्पन के केस में नहीं लगा, क्योंकि अब जो लोग देख रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देख रहे हैं, वो ये लाजमी तौर पे सवाल उठाएंगे कि अफजल गुरु के केस में कश्मीर में लोग कश्मीर में बार-बार ये सवाल, कश्मीर में बार-बार सचिन ये सवाल उठा की संसद और भारत के राष्ट्रपति कभी मजहब को देखकर ना तो अपना निर्णय लेते हैं, ना किसी को फांसी। तो जनता क्या मतलब निकालेगी? कश्मीर अफजल गुरु के मैं तो हकीकत रखा हूं आपके सामने, कश्मीर में हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है। भारतवर्ष के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारी जो प्रणाली है, जो कानून है, जो संविधान है, वो किसी धर्म जाति पे बेस्ड है,
जो हम लोग निर्णय लेते हैं वो देश के हित में लेते हैं। आप किसी प्रकार के तथ्य को मरोड़ के तोड़ के प्रस्तुत करें वो आपकी इच्छा है, मैं इस पर आप कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूं एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में कि भारत की सरकार और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो कभी भी किसी धर्म जाति विशेष को देखकर नहीं लिया जाता। जो फांसी की सजा दी जाती है वो देखकर नहीं दिया जाता कि आपका नाम क्या, आपका मजहब क्या है। अगर आपने क्राइम किया तो सजा आपको मिलेगी, और ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग मजहब के हैं लेकिन उनको फांसी की सजा दी गई है। और हम लोग अगर कुछ कार्रवाई करते हैं तो कभी ये नहीं देखते हैं कि इसमें कोई क्या सोचेगा समझेगा। जो कानून है सबके लिए बराबर है। नरेंद्र मोदी जगह जगह जाके लोगों से बातचीत करें, युवाओं से मुलाकात करें और लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, और राहुल गांधी ठंडे पड़े। अब चुनाव होने वाले हैं, आपका स्टार बैट्समैन आके क्यों नहीं कुछ कह रहा, दिखा रहा, जिसको देखकर लोग सोचे कि हाँ वो राहुल गांधी को वोट देना चाहते। कहां है राहुल? देखिए, राहुल गांधी जी आज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हमको 2014 का जो चुनाव होगा उसमें हमको वो लीड करेंगे, हमारे नेता हैं और उनके सानिध्य में, उनके लीडरशिप में हम लोग सरकार बनाने की। पर पवेलियन में बैठ के तो लीडिंग होती नहीं है। आपको अगर लीड करना है तो आपको आके मैदान पे आना पड़ेगा। मैदान पे तो उतर ही नहीं रहे वो। मैदान टेलीविजन का स्टूडियो नहीं, टेलीविजन के स्टूडियो की तो बात नहीं कर रहा। सुनिए मेरी बात, हमारी उम्मीद बहुत पहले हमने ऐसा है राहुल जी, सुन लीजिए। मैदान कोई कॉलेज का कैंपस नहीं होता, मैदान कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता। मैदान होता है इस देश का शहर, इस देश का गांव, खेत, वहां जाके लोगों से मिलना बैठना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। और कांग्रेस ने जो काम किया है सरकार ने पिछले 7-8 साल में, वो जनता तक लेके जाना, लोगों को जोड़ना, विचारधारा को व्यापक बनाना, सबको साथ लेकर चलना, नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को, शहर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना कि आपकी आवाज हम बन सकते हैं। वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब उसमें हर जगह जाके भाषण देकर अपनी छाती ठोकर बोलना कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, ये हम लोगों की फितरत में नहीं है। अगर मोदी जी बनना चाहते हैं उनको मुबारक हो। मैं बता रहा हूं, मैं तो चुनौती देता हूं भाजपा को कि आप डिक्लेयर कर दीजिए ना मोदी जी को आप टीम बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। आप इतने हितैषी हैं उन सब, मैं किसी की हितैषी नहीं हूं। तो आप बताइए मेरे को, अगर आपको लगता है कि इतने चमत्कारी नेता हैं, इतना देश भर में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हो सकता है पॉपुलर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, क्यों नहीं भाजपा आज बोल देती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बोल दिया ना अगले महीने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कर रहे हैं। अगला महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। सवाल हो रही है सचिन, सवाल हो रही है आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात। सवाल राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखा। 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी का अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहा है 42%, राष्ट्रीय एवरेज है 77%। राहुल गांधी ने 15वीं लोकसभा में सवाल कितने पूछे आपको मालूम है? 0/0। पार्लियामेंट में सवाल कितनी बहस में पार्लियामेंट जाकर बैठ जाना या भाषण देना, यही पैमाना है। मेरी बात तो पूरी, यही पैमाना है। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, क्योंकि औसत एमपी ने सवाल पूछे 215 अब तक। कितनी बहसों में हिस्सा लिया राहुल गांधी ने? एक, जिसमें गेम चेंजर लोकपाल उठना पड़ गया, कुछ हुआ नहीं उसमें। औसत लोकपाल बना रहे भाई, वो गेम चेंजर था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे, राहुल गांधी को कुछ हुआ नहीं। आप देख लीजिएगा कितनी बहस में हिस्सा लिया। औसत एमपी ने 28, राहुल गांधी ने कितनी बहस में हिस्सा लिया? 1। राहुल गांधी का जब ट्रैक रिकॉर्ड देखता है तो कुछ वजह ही नहीं लगती कि नहीं ये ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लगे नहीं कि ये मेरा नेता है। आप काम करिए, मोदी जी जाएं केरला में, वहां जाके प्रचार करें, देखिए कितनी वोट लेकर आते हैं। अडवाणी जी जाएं बिहार, राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को आप कंपेयर करना चाहते हैं, पार्लियामेंट वो जाते नहीं, सवाल पूछते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, सवाल वो पूछते नहीं, बहस में हिस्सा लेते नहीं, लिख के सवाल पूछ लेना, वो नेतृत्व होता है क्या? नया वोटर है, युवा वोटर है, पहले के वोटर से बहुत भिन्न वोटर है। वो ये नहीं चाहता कि वो किसी मंत्री के पैर आके पढ़ ले, वो कहे कि मुझे बिजली दिला दो, मुझे पानी की सप्लाई दिला दो। वो जानना चाहता है कि नौकरियां पैदा करने के लिए, विकास दिलाने के लिए आपकी सरकार, आपका नेता क्या कर रहा है। तुलना होती है राहुल की और मोदी की। मोदी को लोगों ने देखा 3 बार वो सीएम बने, जो काम उन्होंने गुजरात में किया वो लोगों ने देखा। तुलना होगी राहुल गांधी से, और सवाल उठेगा, ये बार बार चुनावों से पहले सवाल उठेगा कि राहुल गांधी ने अब तक क्या ऐसा किया है, क्या उनके ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसा है जिसको देखकर देश की जनता उनको वोट दे। पूरे कार्यक्रम में पहली बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि देश में जो बदलाव हुआ है, एक पहले मिडिल क्लास हुआ करती थी, मिडिल क्लास के बारे में सब लोग चर्चा करते थे। आज एक वर्चुअल मिडिल क्लास है, जिन लोगों की इनकम शायद ना हो लेकिन उनके एस्पिरेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी आकांक्षाएं बचाते हैं, उन लोगों को हम करना चाहते हैं। सुन लीजिएगा, वो नौजवान लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लेकर आना, और जो ग्रामीण और शहर के बीच में जो खाई बनी है उस खाई को टापना, उसके हमारी पार्टी और सरकार अनेकों कार्यक्रम है, आज समय नहीं बताने का। लेकिन राहुल की बात राहुल हमारी पार्टी जो करती है, चाहे वो नौजवानों की करे, रोजगारों की करे, बुनकरों की करे, किसानों की करे, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग नीतियां बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को हमारी सरकार लागू करती है। जो हमने आज तक किया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नरेगा जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये पार्टी की देन है। और आज अगर हम राइट टू फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्या पॉलिसीज बनाती है, उसको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमने अब तक किया है उसका श्रेय अधिकतर कांग्रेस पार्टी को जाता है, राहुल सोनिया गांधी जी को जाता है। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान में वसुंधरा राजे दोबारा बन गई है, बीजेपी की इंचार्ज। बार बार अभी राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर राज्य में
ऐसे नेता हों जो सीएम बन सकें, जो कमान संभाल सकें पार्टी की, क्योंकि बार बार जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है कांग्रेस की राज्यों में हम देखते हैं बड़ी कमजोर है। आप राजस्थान में काफी मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि आप चाहेंगे चैलेंज कि आपको बनाया जाए, वहां पे चुनाव होने वाले हैं, आपको बनाया जाए कैंपेन कमेटी का इंचार्ज राजस्थान में ऑलरेडी अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लोकप्रियता नहीं है उनकी ज्यादा, ऐसा कहना गलत होगा, गैर लोकप्रिय नहीं ऐसा कहना गलत होगा। वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि दोबारा हम लोग वहाँ सत्ता में आए और सब लोग एक टीम की तरह मिलजुल कर एकजुट। आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर है? आप किसी राज्य का सीएम बनना चाहेंगे या आपके हिसाब से केंद्र में काम करना? देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे अब तक जो पार्टी ने दिया है, मैं सांसद बना हूँ, मंत्री बना हूँ, मेरे लिए बहुत है और मैं इस कार्य क्षेत्र में इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए सचिन पायलट, आप सीधी बात कार्यक्रम पे आए, आपने अपनी बात रखी, जनता उसका मतलब खुद निकालेगी। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सचिन पायलट ने आज की सीधी बात कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sd@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।